हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं 2 मार्च 2019 को 2:30 बजे की शिफ्ट में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था वर्ग 2 का, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा परीक्षा ऐप। आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज से इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा रात 12 बजे से। तो जो लोग भी इसको अवेल करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसको अवेल कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया है। इसमें 20 FLTs हैं। आप लोग एक डेमो टेस्ट लगाकर देख सकते हो, उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं ANU BHA50 कूपन कोड है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ चॉइस ऑफ 15 टॉपिक्स ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। दिस इंक्रीज हिज और हर डैश लर्निंग एंगेजमेंट। एक छात्र है, उसको असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसका और उसके रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। ये उसके किस अधिगम कार्य में वृद्धि करेगा? छात्र को असाइनमेंट्स दिए गए हैं और वो भी उसी की रुचि के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं? इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल, इमोशनल या फिर सोशल? बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। 15 टॉपिक्स उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा? उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वृद्धि होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD के बारे में मैंने 2 से 3 बार आप लोग को बताया है। ADHD का फुल फॉर्म आप लोग लाइव चैट में बताएं। ADHD चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? निम्नलिखित में से ADHD बच्चों को कठिनाई होती है, किस में होती है? तो ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब अटेंशन में प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्स कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हाइपर एक्टिव है तो इम्पल्स कंट्रोल में भी प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट अ 9-year-old boy is found to be has mental age of 10। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब मेंटल एज कितनी दी गई है? मेंटल एज दी गई है भाई 10 और क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है 9 और इनटू 100 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसका 110 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 111 समथिंग, तो वो पूरा एवरेज में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज का जो IQ होता है 90 से 110 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन? सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन सा सिद्धांत? वाइगोत्स्की का, प्याजे का, फ्रॉइड का या फिर कोलबर्ग का? तो कोलबर्ग के द्वारा कौन सा भाई? मोरल डेवलपमेंट दिया गया। फ्रॉइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल दिया गया। प्याजे के द्वारा कॉग्निटिव दिया गया और वाइगोत्स्की के द्वारा सोशियो कल्चर दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, asking student to list the uses of iron metal in class will help a teacher to examine which of the following creative abilities in student। छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना एक शिक्षक को ये जांचने में मदद करता है कि छात्रों में कौन सी रचनात्मक क्षमता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन या फिर फ्लुएंसी? तो फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन और फ्लुएंसी में से क्या होगा सही आंसर? आप लोग बताएं। और आज का सेशन तो बायलिंगुअल चल ही रहा है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। लचीला, मौलिकता, विस्तार या फिर प्रभाव? तो जब आप बच्चों को बोलते हो कि किसी भी प्रकार की कोई धातु है उसके उपयोग को सूचीबद्ध करो, तो आप उनकी फ्लुएंसी चेक करते हो, उनकी प्रभा दर चेक करते हो। तो फ्लुएंसी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब बच्चे को आप कुछ नया बनाने दोगे तब वो आपका ओरिजिनलिटी पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
ये भी आप लोगों ने बहुत बार कर लिया है भाई, मतलब मैस्लो क्या है, प्रीवियस ईयर करने से यही तो पता चलता है ना कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, भले एज इट इज क्वेश्चन ना आए लेकिन टॉपिक तो पता चल रहा है ना। और कल जिसका भी एग्जाम 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप ऑन है, जो भी आपको क्वेश्चन याद हो आपके एग्जाम में आया है तो आप उसका या तो शॉर्ट में या जैसा भी आपको याद है सेंड कर दीजिएगा, या तो आप एक पेपर पर लिखकर फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा, या जैसे जैसे क्वेश्चंस याद आते जा रहे हो तो एक एक क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं। उससे क्या है, जब मैं एक एनालिसिस वाली वीडियो बनाऊंगी तो बहुत से लोगों का कल एग्जाम होगा, तो जब आप लोग एक एक दो दो या चार चार पांच पांच क्वेश्चन भी आप लोग शेयर करोगे तो एक पूरा समग्र रूप वे में मैं आपको कल वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो उससे बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी, है ना, जिन लोगों का नेक्स्ट डे या फिर अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन लोगों के। ठीक है, तो मैस्लो की जो हायरार्की है उसमें क्या होता है, बेसिक कहाँ से शुरू होता है, फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पूरा होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट होता है। सेफ्टी नीड्स बाई फिजियोलॉजिकल नीड्स के बात होती है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द क्वालिटी दैट इज नीडेड फॉर अ काउंसलर, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें, बीइंग जजमेंट, बीइंग एरोगेंट, बीइंग एम्पैथेटिक या फिर बीइंग डिफेंसिव। तो देखो अच्छे ठीक है, एरोगेंट को छोड़कर ये तीनों ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या है कि सहानुभूति नहीं, यहाँ पर समानुभूति होना था। ठीक है, सिंपैथी होती है ना, वो होती है सहानुभूति, लेकिन एम्पैथी समानुभूति, मतलब आप समान अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे किसी के शूज में कोई पत्थर है और वो कह रहा है कि ये पत्थर चुभ रहा है, तो आप उसको सिंपैथी दे सकते हो कि हाँ यार चुभ रहा होगा, उसको पेन हो रहा होगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सिंपैथी। लेकिन जब तक वो शूज आप अपने पैर में पहनकर नहीं देखते हो, वो पेन फील आपको नहीं होता है, तो वो चीज आप एम्पैथी नहीं कर पा रहे हो। एम्पैथी मतलब समान अनुभूति, वो चीज जो दूसरे को फील हो रही है सेम आप भी कर पाओ, दैट इज एम्पैथी। सहानुभूति मतलब हाँ ठीक है, आप दिलासा टाइप दे रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो काउंसलर है उसकी जो मच नीडेड या मोस्ट नीडेड क्वालिटी है वो ये है, बीइंग एम्पैथेटिक होना चाहिए, समानुभूति होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इन्फेंट लाइकली टू सफर फ्रॉम इफ द मदर कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान माँ ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है, प्रीनेटल रिटार्डेशन, फीटल विड्रॉल सिंड्रोम, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम या फिर पेरीनेटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो इसका क्या आंसर होगा भाई, एल्कोहल कंज्यूम की बात हो रही है तो एल्कोहल ये है और ये है, तो ये दो एल्कोहल है, लेकिन फीटल तो यहां पर ये हो जाएगा। ठीक, भ्रूण मध्य सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर यूज इन अ सिचुएशन व्हेन द स्टूडेंट इज बीइंग इम्पोलाइट। मतलब अगर कोई बच्चा उद्दंड है तो शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए, पनिशमेंट का करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिमाइंड द स्टूडेंट क्लासरूम नॉर्म्स, ठीक बात है। आर्ग्यू करो आप उस बच्चे से, बिल्कुल नहीं। उसको आश्चर्यचकित कर दो, बिल्कुल नहीं। आप क्या करो उससे कि कक्षा जो नियम है उनको याद दिलाओ कि भाई इस तरीके से क्लास के रूल्स वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द कंडीशन स्टिमुलस बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग अकर। क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पूर्व अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया, नेचुरल, अनकंडीशन, जनरल या फिर न्यूट्रल। कंडीशन से पहले की बात है, कंडीशन से पहले की बात है तो क्या होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स दैट गवर्न्स द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड।
भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है? ग्रामर, फोनीम्स, प्रैग्मेटिक्स या फिर सिंटैक्स? सिंटैक्स का मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो बताइए सिंटैक्स क्या होता है। फोनीम क्या होता है? फोनीम भी हम लोगों ने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था। जहां पर लैंग्वेज की बात आएगी तो प्रैग्मेटिक्स और प्रैग्मेटिस्ट कौन है, आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और नॉम चॉम्स्की प्रैग्मेटिस्ट है। ठीक। बाय द एज ऑफ 6 months इन्फेंट्स आर एबल टू डू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। बैठने भी लग जाता है, सॉलिड चीज़ें भी हाँ थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, बट क्रॉलिंग एज सच नहीं हो पाती है लगभग हर बच्चे में। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हाँ 6 महीने में क्रॉलिंग तो नहीं होगा कि वो पेट के बल चलना सीख जाए। पेट या जो घुटनों के बल जो खिसकता है ना बच्चा, वो 6 months में नहीं हो पाता, थोड़ा 7-8 महीने में हो जाता है। लेकिन हाँ बैठने लगता है, एक सहारा लेके उसको आप बैठाल दो जैसे, तो वो बैठने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन सोशल बिलीव्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इट बिकम्स पार्ट ऑफ। जब सामाजिक मान्यताओं को एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, तो वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज या फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो भाई इसमें साफ ही दिया है ना कि सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी इज मेजर बेस्ड ऑन डैश अप्रोच। तो किस पर है ये? इडियोग्राफिक, चित्राक्षर, सामाजिक, सतही या फिर नियमान्वेषी उपागम। तो पर्सनालिटी इज मेजर बेस्ड ऑन नोमोथेटिक अप्रोच। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहा। हालांकि इसमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं, आप सभी को पता है कि एमपी टेट में पूछी ही जाती हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से चीज़ें पूछ ली जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ प्याजेट्स 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में डेवलप होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है ये आप मुझे लाइव चैट में बताएंगे, किस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है? फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यूज होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। प्री ऑपरेशनल में ईगो सेंट्रिक, एनिमिज्म, और सेंसरी मोटर में ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये सभी को पता होगा कि प्री ऑपरेशनल की स्टेज क्या होती है। ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल की है, ये सेंसरी मोटर की, और ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हु सेड एन इंटेलिजेंस इज अ बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन in certain ways in order to solve problems or create products that are valued in at least one culture or community। किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संशोधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, सपोज अब हमें तुक्का ही लगाना है, तो हम कैसे तुक्का लगाएंगे? थोड़ा सा वो भी एक हाई लेवल का सोच के तुक्का लगाना है कि भाई इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन है? हॉवर्ड गार्डनर है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने ही कहा होगा। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उस चीज़ को हम ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भाई किसने दी? फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ पर्टिकुलर स्टेज। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया, एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक अगर पूरा नहीं कर पाते हैं और विफल हो जाते हैं तो क्या होता है? ये सेक्सुअल अर्ज से रिलेटेड है, ये कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रा ओडिपस, ये ओडिपस बॉयज में होती है, इलेक्ट्रा गर्ल्स में होती है। गर्ल्स का फादर के प्रति, बॉय का माँ के प्रति जो लगाव है। अब बच्चा फिक्सेशन, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आपको पता होना चाहिए कि जब एक स्टेप में सफलतापूर्वक कोई चीज़ पूरी करनी थी लेकिन उसमें विफल हो गए, तो उसका रीज़न, उसका जो परिणाम है वो क्या होगा? फिक्सेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट एज द चाइल्ड लाइकली टू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स किस एज में बनाने लगता है? तो ये दो बहुत छोटी हैं, 3 years विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। डैश इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मूल्य क्या है? वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल या फिर कल्चर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या चीज आएगी? तो कल्चर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन पेपर, इट मे बी ड्यू टू अ लर्निंग डिसेबिलिटी। The best instructional strategy to implement in a classroom to support children who struggle with writing would be to। अब देखो यहाँ पर एक पूरा वर्ड सेंटेंस में हमको एक वर्ड ये मिल गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को अच्छे से हिट कर पाएंगे। किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो ये अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। लेकिन अब किस अधिगम अक्षमता की वजह से हो सकता है ये आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति क्या होगी? कि आप उनको कार्य पर अधिक समय प्रदान करो, प्रोवाइड मोर टाइम ऑन टास्क। तो उससे क्या होगा? अब जो गलतियां हो रही हैं लिखने में या जो प्रॉब्लम आ रही है तो अधिक समय देने से क्या सुधर जाएंगी। प्रोवाइड एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ टाइम, वही टाइम वाली बात आ गई कि वन ऑन वन सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में समय की विस्तारित अवधि। तो समय विस्तारित करने से क्या होगा? प्रोवाइड पीयर ट्यूटरिंग ड्यूरिंग राइटिंग टाइम। ठीक बात है, लेकिन लिखने में तो जो चीज प्रॉब्लम आ रही है वो तो अभी तक भी सुझाव उसका नहीं निकल पाया ना। फिर है प्रोवाइड डिटेल्ड डायरेक्शंस, बिल्कुल आप डायरेक्शन दो। एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विथ स्ट्रक्चर। ग्राफ से हमने याद करा था ना, आपको याद होगा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया तो ग्राफ से याद करा था। इट्स ऑल रिलेटेड टू राइटिंग। तो आप क्या करो, उसको संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करो। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द वेरिएबल दैट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर चेंजेस और मैनिपुलेट्स इज कॉल्ड। वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेरफेर करता है, वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेरफेर करता है उसे कहा जा सकता है द वेरिएबल दैट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर चेंजेस और मैनिपुलेट्स। वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्डिंग, कंट्रोल या डिपेंडेंट? बताएं आप लोग लाइव चैट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है द मेंटल नेटवर्क्स दैट द चिल्ड्रन फॉर्म इन देयर माइंड इज नोन एज। क्या होगा? इम्पल्स, आर्कीटाइप्स, मैप्स या फिर स्कीमा? तो क्या होगा? स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। चलिए फिर है विच एनिमल वॉज इन्वॉल्व इन पैवलॉव। तो पैवलॉव के द्वारा कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग दी गई और किस पर एक्सपेरिमेंट किया? डॉग पर। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ एरिक्सन स्टेजेस। तो एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट दिया गया। कितने स्टेजेस दी गई? 8 स्टेजेस दी गई। फिर उसमें कॉम्पिटेंस, ये देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया ना। कॉम्पिटेंस की भावना किस में आती है? लेटर चाइल्डहुड वाले बच्चों में। वो किस में होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस नहीं है क्रिएटिविटी में। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल क्रिएटिविटी में ये हिंड्रेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एरर इन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण कौन सा विकार होता है? एडीएसडी। तो ये अटेंशन डेफिशिएट है। डिसलेक्सिया आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें रीडिंग ऑर्डर है। ऑटिज्म आपका सोशल। और डाउन सिंड्रोम। मैंने आज क्रोमोसोम से रिलेटेड एक पीडीएफ शेयर किया है टेलीग्राम पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया कि जैसे 46 क्रोमोसोम है,
23 पेयर बोला जाता है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, 23rd जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। फिर उसके बाद मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लाइनेफेल्टर या फिर डाउन सिंड्रोम्स, ये सब मैंने बात की है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस दैट लेजिटिमाइज powerful men's dominant position in society and justify the subordinate of the common male population and women and other marginalized ways of a being man is called तो क्या होगा ये आपका बिल्कुल फैक्चुअल है कि वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है, आम पुरुष आबादी और महिलाओं की अधीनता को औचित्य प्रदान करती है। एक पुरुष होने के अन्य सीमांत तरीकों को क्या कहा गया, तो ये है हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी। फेमिनिटी तो हो नहीं सकता था तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये है जटिल पुरुष नहीं, यहाँ पे ये क्या है हेगमोनिक। ये बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है आपको ऑप्शन में भाई, इन दोनों ऑप्शन में तो हम इस तरीके से भी कभी कभार डील कर सकते हैं जब हमें ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए सेकंड लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। तो करिकुलम में क्या आता है आपका को स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक सभी प्रकार की एक्टिविटीज आ जाती है, सिलेबस करिकुलम के अंतर्गत आता है। सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, sum total of annual study a child learn through curriculum indicates the course to be taught by the teachers to the student throughout the year। ये भी ठीक है, और इसमें ना एक चीज और आनी थी, एक्टिविटीज भी शामिल होनी चाहिए थी, बट ठीक है इन तीनों की अपेक्षा ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि स्टूडेंट्स कैन ओवरकम देयर मिसकॉन्सेप्शन, जो मिसकॉन्सेप्शंस जो नाइव थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस ईयर जब मैंने सीटेट का पेपर करवाया था उसमें बताई थी, मिसकॉन्सेप्शंस बन जाते हैं कि हमारी बॉल गोल है इस वजह से चंद्रमा गोल है, तो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी बोलते हैं, मतलब गलत धारणा नहीं बोला जा सकता कि ये गलत धारणा है, बस ये है कि बच्चे अपनी लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे दूर की जा सकती है, बिल्कुल फैक्चुअल है, रिफ्यूटेशनल टीचिंग के द्वारा, निराकरण शिक्षण के द्वारा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पर भी आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें कि भाई प्रीवियस ईयर सेशन से उससे क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोग को। और कल जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आइए, और जो भी एनालिसिस होता है या जो भी आपको क्वेश्चंस याद रहते हैं वो टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।